नेक्स्ट टॉपिक है नॉन ट्यूबरक्यूलस माइकोबैक्टीरियल डिजीज़। नॉन ट्यूबरक्यूलस माइकोबैक्टीरिया जो है ये बहुत ही कॉमनली कॉज है क्रोनिक लोकलाइज्ड पल्मोनरी डिजीज़ का, जो कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोगों में होती हैं। ठीक है, नॉन ट्यूबरक्यूलस वाली इम्यूनो कॉम्पिटेंट में। अब यूएस में जो है ना इसके स्ट्रेन्स इम्प्लीकेट हुए हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जो उनमें आता है माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स, जिसको हम एम एवियन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। दूसरा माइकोबैक्टीरियम कनासी और तीसरा माइकोबैक्टीरियम एब्सेसस। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रेन्स। अब ये अनकॉमन नहीं है नॉन ट्यूबरक्यूलस माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए टू मैनिफेस्ट एज अपर लोब कैविटरी डिजीज़, यानी इसके लिए अनकॉमन नहीं है, यानी ये होगा, कॉमन है। नॉट अनकॉमन का ये मतलब होता है कि इट इज़ कॉमन, तो यानी इसमें अपर लोब की कैविटरी डिजीज़ होगी और ये मिमिक करेगा ट्यूबरक्यूलोसिस को, स्पेशली उन लोगों में जिनको स्मोकिंग की हिस्ट्री हो या फिर अल्कोहल अब्यूज़ की। इसके अलावा कंकॉमिटेंट क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़ जैसे कि सीओपीडी हो गई, सिस्टिक फाइब्रोसिस या न्यूमोकोनियोसिस, वो भी ऑफन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल्स की, जो जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी एचआईवी सीरो पॉजिटिव पेशेंट्स हो गए, तो ऐसे लोगों में जो माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स का इन्फेक्शन है ना, वो मैनिफेस्ट करेगा कि उनमें डायसेमिनेटेड डिजीज़ होगी, और वो डायसेमिनेटेड डिजीज़ एसोसिएटेड होगी सिस्टमिक साइंस एंड सिम्टम के साथ, यानी उनको फीवर भी होगा, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस होगा उनका। ठीक है, हेपेटोस्प्लिनोमेगैली, लिम्फेडिनोपैथी, ये सिग्निफाई करते हैं इन्वॉल्वमेंट मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम की बाय द अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। ठीक है, पैथोजन ने इन जगहों को भी इन्वेड किया है, तो ये हमें इसमें कॉमन फाइंडिंग मिलती है। और इसके अलावा जीआईटी के सिम्टम जैसे कि डायरिया, मैल एब्जॉर्प्शन, ये भी बहुत कॉमन होते हैं इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल्स में। पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट जो है, यानी लंग्स की इन्वॉल्वमेंट, वो ज़्यादातर ऑफन इनडिस्टिंग्विशेबल होती है फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस इन द पेशेंट विद एड्स। एड्स के पेशेंट में हम इससे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट हुई है या नहीं। ठीक है, सिस्टेमिक वाली तो ये हमने बात की कि सिस्टेमिक पिक्चर मिलेगी, पल्मोनरी जो है वो उससे इंडिस्टिंग्विश नहीं हो पाता। इसके बाद कह रहा है कि डायसेमिनेटेड माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स का इन्फेक्शन जो है एड्स के पेशेंट में, वो लेट अकर होता है क्लिनिकल कोर्स में। लेट कब होगा? जब उनका CD4 T सेल का काउंट जो है ना वो 100 सेल्स पर माइक्रोलीटर से भी कम हो जाएगा, तब उनमें जो है इसका डायसेमिनेटेड इन्फेक्शन होगा। हेंस जो टिश्यू की एग्जामिनेशन है वो यूजुअली हमें ग्रेन्युलोमास भी नहीं दिखाएगी। ठीक है, इंस्टेड हमें फोमी मैक्रोफेजेस नज़र आएंगे जो कि स्टफ्ड होंगे विथ एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया टिपिकली आर्सीन। ठीक है, तो हमें ग्रेन्युलोमास वगैरह नहीं नज़र आएंगे, बल्कि हमें फोमी मैक्रोफेजेस नज़र आएंगे जिनके अंदर जो है वो एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया स्टफ हुआ होगा। दैट्स इट। ठीक है, इरफान मसूद में जो है ये टॉपिक टीबी का नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पैथोमा से हम लिख लेते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस हमने पढ़ा, जो कि इन्हेलेशन ऑफ एरोसोलाइज्ड यानी एरोसोल्स के फॉर्म में जब हम इन्हेल करेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस को, तो उसकी वजह से हो जाती है टीबी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्राइमरी टीबी जो है ना वो इनिशियल कोर्स के साथ जो इनिशियल एक्सपोजर के साथ अराइज करती है, यानी अगर पहली बार बिल्कुल इनिशियल एक्सपोजर हुआ है तो उसका मतलब पेशेंट को प्राइमरी टीबी हुई है। उसमें अब क्या होगा, उसमें हमें फोकल केजिएटिंग नेक्रोसिस मिलेगी लोअर लोब्स ऑफ लंग्स की एंड हाइलर लिम्फ नोड्स की। ठीक है, लेकिन ये फोकल केजिएशन होगी, फोकल केजिएटिंग नेक्रोसिस। साइड्स आपने याद रखनी है, लोअर लोब ऑफ द लंग में होगी और हाइलर लिम्फ नोड्स में। इसके अलावा उनमें जो है फाइब्रोसिस भी हो जाएगी और आगे जाके कैल्सीफाई कर जाएंगे, यही फोकाई जो है वो कैल्सीफाई भी कर जाएंगे और गॉन कॉम्प्लेक्स बना देंगे। फिगर देखें अगर हम, ये देखें इस 9.6A फिगर में देखें तो ये ट्यूबरक्यूलोसिस में गॉन कॉम्प्लेक्स दिखाया गया। ठीक है, ये कैल्सीफाई हो चुका है, तो ये हमें प्राइमरी टीबी में मिलेगा। इसके अलावा प्राइमरी टीबी जो है ना वो जनरली हमें एसिम्टोमेटिक मिलती है, लेकिन ये पॉजिटिव PPD हमें देगी। ठीक है, सिम्टम्स वैसे तो नहीं होंगे, लेकिन PPD टेस्ट जो होता है ट्यूबरक्यूलिन वो हमें पॉजिटिव मिलता है। उसके बाद दूसरी हमने पढ़ी सेकेंडरी टीबी, वो अराइज करती है जब रीएक्टिवेशन होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस की। रीएक्टिवेशन के बारे में हमने पढ़ा कि वो कॉमनली होती है जब एड्स के पेशेंट्स की वजह से, एड्स के पेशेंट में एड्स की वजह से जो है रीएक्टिवेशन होती है। इसके अलावा रीएक्टिवेशन एजिंग में भी हमें मिलती है। ठीक है, जब मतलब इम्यूनिटी वगैरह लो होती है। इसके अलावा सेकेंडरी टीबी जो है ना वो एपेक्स ऑफ द लंग में हमें मिलती है, जहाँ पे ऑक्सीजन की टेंशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। यह आपने पॉइंट अच्छी तरह याद रखनी है।
प्राइमरी वाली लोअर लोब में और हाइलर लिम्फ नोड में फोकाई बने थे, यहाँ पे एपेक्स ऑफ द लंग पे हमें ये मिलती है सेकेंडरी टीबी। इसके अलावा ये जो है कैविट्री फोकाई बनाएगी वही केशियस नेक्रोसिस के, लेकिन कैविट्री, वो कैजिएटिंग नेक्रोसिस थी, ये कैविटी फॉर्मेशन होगी। और आगे जाके ये मिलियरी पल्मोनरी टीबी या फिर ट्यूबरकुलस ब्रोंकोनमोनिया कॉज करवा देगी। ठीक है, मिलियरी जो बाजरे के दाने की तरह यूँ डॉट डॉट्स होते हैं, उस तरह की टीबी हो जाएगी लंग्स में। और या फिर यही सेकेंडरी टीबी आगे जाके ट्यूबरकुलस ब्रोंकोनमोनिया कॉज करवा सकती है। नंबर 4 पॉइंट ये है कि क्लिनिकल फीचर सेकेंडरी टीबी में हमें फीवर्स और नाइट स्वेट्स मिलते हैं, कफ होती है पेशेंट को, और हेमोप्टाइसिस एंड वेट लॉस। जब हम बायोप्सी करेंगे तो हमें उनमें कैजिएटिंग ग्रेन्युलोमास मिलेंगे। एसिड फास्ट स्टेन पे हमें एसिड फास्ट बेसिलाई जो है वो रिवील होगा। जैसे अगर हम फिगर देखें, इस बी फिगर में देखें तो यहाँ पे जो है कैजिएटिंग ग्रेन्युलोमा दिखाया गया है। ठीक है, और ये सी फिगर है, तो इसमें हमने एसिड फास्ट स्टेनिंग की है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, वो हमें विजिबल है। लास्ट पॉइंट ये है कि सिस्टेमिक स्प्रेड जो होता है इस सेकेंडरी टीबी में वो ज़्यादातर होता है और इन्वॉल्व किसी भी टिश्यू को कर सकता है। अब जो कॉमन साइट्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं उनमें मेनिंजीज हैं, जिनकी वजह से मेनिंजाइटिस हो जाता है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हमारे, किडनीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं तो स्टीराइल पाईयूरिया होगा, और लंबर वर्टिब्रा अगर इन्वॉल्व हो गई तो पॉट्स डिजीज़ होगी। ठीक है, तो ये सेकेंडरी टीबी जो है उसकी सिस्टेमिक स्प्रेड लिखा हुआ है। दैट्स इट, ये कंप्लीट हुआ। अब बेसिक से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्टोप्लाज्मोसिस, कॉक्सीडोमाइकोसिस एंड ब्लास्टोमाइकोसिस। इन्फेक्शन जो कि डायमॉर्फिक फंजाई की वजह से होते हैं, जिनमें हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, कॉक्साइडियोड्स इमिटिस, ब्लास्टोमाइसिस डर्माटाइटिस, ये जो है मैनिफेस्ट करते हैं या तो आइसोलेटेड पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, एक ही जगह पे आइसोलेटेड, जो जैसा कि हम ये कॉमनली जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स इन्फेक्ट होते हैं ना, उनमें हमें मिलता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उनमें सिर्फ आइसोलेटेड इन्फेक्शन होगा। या फिर ये हमें डाइसेमिनेटेड डिजीज़ मिल सकती है, वो आइसोलेटेड था या ये डाइसेमिनेटेड पिक्चर मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कैसे लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में। टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बहुत क्रिटिकल होता है फॉर कंटेनिंग द इन्फेक्शन। तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें जो है जैसा कि HIV के हो गए, तो वो पेशेंट ज़्यादा प्रोन होते हैं सिस्टेमिक डिजीज़ को। ठीक है, उनमें सिस्टेमिकली हो जाएगी इन पार्ट, क्योंकि जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमें मिलेगी यानी साइन सिम्टम्स वगैरह उनमें ओवरलैप होता है। ये जो तीनों फंगल इन्फेक्शन है ना डायमॉर्फिक, तीनों में ओवरलैप है, सबके सिम्टम्स मैच कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इस सेक्शन में हमने तीनों को साथ ही कंसीडर किया है। जैसे सबसे पहले अब हम एपिडेमियोलॉजी देखें तो हर एक जो डायमॉर्फिक फंजाई है ये तीनों में से हर एक की टिपिकल जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग है। सबसे पहला हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम जो है ये इंडेमिक है ओहियो में और सेंट्रल मिसिसिपी रिवर वैलीज़ में अलोंग द एपलेचियन माउंटेन्स इन द साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स। वार्म मॉइस्ट सॉइल जिसमें ड्रॉपिंग्स, बैट्स की जो चमगादड़ होते हैं उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं यानी उनकी जो वेस्ट मटेरियल फीसेस वगैरह, और बर्ड्स की, वो आइडियल मीडियम देती हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ माइसीलियल फॉर्म। ठीक है, तो ये ड्रॉपिंग्स जो है इनकी वार्म और मॉइस्ट सॉइल में माइसीलियल फॉर्म की ग्रोथ करवाएंगी, जो कि आगे जाके इन्फेक्शियस स्पोर्स बना देंगी। दूसरा, कॉक्सीडियोमाइसिस इमिटिस जो है ना, ये भी इंडेमिक है, लेकिन कहाँ पे, साउथ वेस्टर्न और फार वेस्टर्न रीजन्स ऑफ द US में, पार्टिकुलरली कैलिफोर्निया सैन जैकोइन वैली में, जहाँ पे कॉक्सीडियल इन्फेक्शन जो है उनको हम वैली फीवर कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे कॉक्सीड्स के इन्फेक्शन को ये नाम दिया गया है। तीसरा, ब्लास्टोमाइसिस डर्माटाइटिस, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी US में है और ओवरलैप करती है हिस्टोप्लाज्मोसिस के साथ, जहाँ पे मतलब हिस्टोप्लाज्मोसिस मिलती है वहीं पे यही मिलता है। अब मॉर्फोलॉजी पे आते हैं तो ईस्ट फॉर्म जो हैं वो फेयरली डिस्टिंक्टिव होती हैं और हेल्प करती हैं इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल फंजाई इन द टिश्यू सेक्शन। ठीक है, ईस्ट फॉर्म को हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब हिस्टोप्लाज्मोसिस कैप्सुलेटम जो है वो राउंड या फिर ओवल स्मॉल ईस्ट बनाएगा, जो कि 2 to 5 माइक्रोमीटर होगा डायमीटर में, 2 to 5। अब ये फिगर देखें, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, ए फिगर में हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ठीक है, ईस्ट फॉर्म दिखाई गई है, जो कि फिल कर रही है फैगोसाइट्स को हमारे लिम्फ नोड्स के अंदर।
ठीक है, एक पेशेंट है, उसके लिम्फ नोड्स के अंदर ये जो है फैगोसाइट्स के अंदर ईस्ट फॉर्म दिखाई गई है, और इस वाले पेशेंट को जो है ना डायसेमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस हुई हुई है, और ये हमने सिल्वर स्टेन के थ्रू शो की है। दूसरा कॉक्सीडियोमाइसिस इमिटिस जो है, कॉक्सीडियोड इमिटिस जो है वो हमें थिक वॉल होगी उनकी, नॉन बडिंग नहीं होगी, थिक वॉल होगी, स्फेर्यूल्स होंगे जो कि 20 to 60 माइक्रोमीटर होंगे डायामीटर में, वो 2 to 5 माइक्रोमीटर से ये 20 to 60 माइक्रोमीटर डायमीटर के, और इनमें जो है ना ये ज़्यादातर एंडोस्पोर्स, छोटे छोटे एंडोस्पोर्स के साथ फिल हुए होंगे। जैसे अगर ये 13.39 बी वाला फिगर देखें, इसमें शोन है कॉक्सीडियोमाइसिस इमिटिस, या हम कॉक्सीडियोमाइकोसिस भी कह सकते हैं, ये दिखाया गया है विथ इंटैक्ट स्फेर्यूल्स, हमें ये नज़र आ रहे हैं। ये स्फेर्यूल्स जो है ना मल्टी न्यूक्लिएट जाइंट सेल्स के अंदर है, ठीक है। उसके बाद है ब्लास्टोमाइकोसिस डर्माटाइटिस जो है, इसमें भी हमें राउंड या ओवल या उससे भी बड़ी ईस्ट फॉर्म मिलेगी देन द हिस्टोप्लाज्मा से भी बड़ी, यानी 5 से 25 माइक्रो डायामीटर की हमें राउंड टू ओवल ईस्ट फॉर्म मिलेगी इसकी, जो रिप्रोड्यूस करती है बाय कैरेक्टरिस्टिक ब्रॉड बेस्ड बडिंग। अब इसमें बडिंग हमें मिलेगी और इसी की मदद से ये रिप्रोड्यूस करती है। जैसे अब ये वाला फिगर देखें, सी वाले फिगर में जो है यहाँ पे ब्लास्टोमाइकोसिस दिखाई गई है, राउंड बडिंग ईस्ट नज़र आ रहे हैं आपको, ये लार्जर है हमारी न्यूट्रोफिल्स की निस्बत, ठीक है, ये इनसे बड़े हैं। नोट करें यहाँ पे जो है ना कैरेक्टरिस्टिक थिक वॉल मिल रही है हमें, और न्यूक्लिया भी नज़र आ रहा है, जो कि हमें किसी और फंजाई में इस तरह की पिक्चर नहीं मिलती। उसके बाद ये डी फिगर है, इसमें जो है सिल्वर स्टेन से हाईलाइट हुआ है ब्रॉड बेस्ड बडिंग नज़र आ रही है हमें, जो कि ब्लास्टोमाइसिस इमिटिस ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है, ठीक है। ये देखिए ये बडिंग हो रही है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो है वो हो सकती हैं, नंबर 1 अक्यूट प्राइमरी पल्मोनरी का इन्फेक्शन हो सकता है, नंबर 2 कोई क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस पल्मोनरी डिजीज़ भी हो सकती है, एंड नंबर 3 डायसेमिनेटेड होकर मिलियरी डिजीज़ भी हो सकती है, ठीक है, ये 3। तो सबसे पहले जो प्राइमरी पल्मोनरी नोड्यूल्स हैं वो बनेंगी, तो वो कंपोज हुई होती हैं एग्रीगेट्स ऑफ मैक्रोफेजेस के, ठीक है, मैक्रोफेजेस के ही एग्रीगेट्स होते हैं, और उनके अंदर जो है ना हमें ऑर्गेनिज्म मिलेगा, और ये एसोसिएटेड होता है कि इसी तरह की हमें लीजन्स जो हैं हमारे रीजनल लिम्फ नोड्स में भी मिल सकती है। तो इस तरह की लीजन्स इवॉल्व करेंगी स्मॉल ग्रेन्युलोमास के अंदर, कंप्लीट विथ जायंट सेल्स, एंड मे डेवलप सेंट्रल नेक्रोसिस हो जाएगी इनके अंदर, और फिर बाद में उनमें फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है, जो यूजुअल कोर्स होता है, ठीक है। सिमिलैरिटी जो है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस की वो स्ट्राइकिंग है, यानी इस फंगल इन्फेक्शन की जो है ना प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस की तरह सिमिलैरिटी है, जैसा कि हमने ये सारी कैल्सिफिकेशन फाइब्रोसिस वहाँ पे पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे भी उसी तरह की पिक्चर मिलती है। तो डिफ्रेंशिएशन जो है वो रिक्वायर करती है कि हमने ईस्ट फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है, ताकि हमें पता चले कि ये फंगल इन्फेक्शन है या टीबी का है, तो हमने ईस्ट फॉर्म को ढूंढना है, और ये हमें सिल्वर स्टेन्स की मदद से अच्छे नज़र आते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स और साइंस जो है फ्लू लाइक सिंड्रोम की तरह ही हमें मिलते हैं, और ज़्यादातर सेल्फ लिमिटेड होते हैं। जो वल्नरेबल होस्ट होता है उसके अंदर जो है क्रोनिक कैविटरी पल्मोनरी डिजीज़ डेवलप करेगी, कैविटरी यानी कैविटी फॉर्मेशन होगी, विथ ए प्रीडायलेक्शन फॉर अपर लोब ज़्यादातर जो है अफेक्ट होगा, और ये रिजेंबल करता है सेकेंडरी फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस को, ठीक है। यानी ऊपर हमने अभी पढ़ा कि ये जो है वो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस की तरह ही लग रहा होता है, क्योंकि इसमें फाइब्रोसिस कैल्सिफिकेशन वगैरह हो रहा है। यहाँ पे अब ये कह रहा है कि ये सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस की तरह भी लग रहा होता है फंगल इन्फेक्शन, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे इसके अपर लोब की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, और इसके अलावा इसमें कैविटरी पल्मोनरी डिजीज़ हो रही है। कैविटी फॉर्मेशन हमने पढ़ा था सेकेंडरी टीबी में होता है, तो इसलिए इसकी उसके साथ भी रिजेम्बलेंस है, ठीक है। तो ये अनकॉमन नहीं है इन फंजाई के लिए कि वो प्री हिलर मास लेशंस बना दे, ठीक है, तो ये इनमें कॉमनली फाउंड होता है। तो प्री हिलर यानी हाइलम जो होता है लंग्स का, वहाँ पे एक मास बन सकता है जो कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की तरह का लग रहा होता है, उसको रिजेंबल करेगा रेडियोलॉजिकली जब हम देखेंगे। इस स्टेज पे मैनिफेस्टेशन जो है उनमें पेशेंट को खांसी होती है, हेमोप्टाइसिस होती है, और इवन डिस्निया और चेस्ट पेन की कंप्लेन भी करता है, ठीक है। ये हो गया फंगल इन्फेक्शन की
मैनिफेस्टेशन। अब अगर हम इन्फेंट्स में या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो एडल्ट होते हैं, पार्टिकुलरली जिनको HIV का इन्फेक्शन है, उनमें देखें तो उनकी जो डायसेमिनेटेड डिजीज़ होगी वो बिल्कुल उसी तरह होगी, यानी एनालोगस होगी मिलियरी TB की तरह। ठीक है, तो इनमें जो है डायसेमिनेटेड डिजीज़ हो सकती है इन्फेंट्स और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में। अब इन सर्कमस्टांसेस के अंदर कोई भी वेल फॉर्म्ड ग्रेन्युलोमास नहीं होता, इंस्टेड हमें फोकल कलेक्शंस मिलती हैं फैगोसाइट्स की। ठीक है, एक एक जगह पे फोकल पे कलेक्शंस होती हैं बस फैगोसाइट्स की, और उनके अंदर जो है ना ईस्ट फॉर्म्स देखी जाती हैं। ये कहाँ कहाँ होगा? लिवर में इस तरह की मिलेगी फोकल कलेक्शंस, स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में, लिम्फोइड टिश्यूज़, GI के और बोन मैरो में। एड्रिनल ग्लैंड्स और हमारी मेनिंजीज जो है ना वो भी इन्वॉल्व हो सकती है, और माइनॉरिटी ऑफ द केसेस में अल्सर्स बना देता है ये नोज़ में और माउथ में, टंग में और लैरिंग्स में भी। ठीक है, डायसेमिनेटेड डिजीज़ जो है वो फिब्राइल इलनेस प्रोड्यूस करेगी, जिसमें हमें हेपेटोस्प्लीनोमेगैली मिलेगी, एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कुटेनियस इन्फेक्शन जो होते हैं डायसेमिनेटेड ब्लास्टोमाइसिस ऑर्गेनिज्म के, कुटेनियस यानी स्किन वाले, तो वो फ्रीक्वेंटली इंड्यूस करवाते हैं स्ट्राइकिंग एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, जो कि मिस्टेकन हो सकता है, हमें ऐसे लगेगा कि ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। ठीक हो गया। अच्छा, तो इरफान मसूद पैथोलॉजी से अब ये क्रोनिक इन्फेक्शंस वाला टॉपिक देख लें। ये टॉपिक जो है ना ये फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पैथोमा में हमें नहीं मिलेगा, तो यहाँ से हम कर लेते हैं। क्रोनिक इन्फेक्शंस में हमने 3 पढ़े। सबसे पहला है हिस्टोप्लाज्मोसिस। हमने कहा कि ये एक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़ है लंग की, जो कि फंगस की वजह से होती है। कौन सा फंगस? हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ठीक है, ये एक डायमॉर्फिक फंगस है, जो कि डायमॉर्फिक का मतलब यही होता है कि ये स्पोर्स में रहेगा सॉइल में, जबकि टिश्यूज़ के अंदर ये अपनी ईस्ट फॉर्म में रहता है। इसकी जो नेचुरल हैबिटेट है वो सॉइल है, जो कि बर्ड की फीसिस के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, सॉइल वार्म हो, मॉइस्ट हो और उसमें बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स हो, तो वो वहाँ पे स्पोर्स बना देंगी, ये उसी की जगह है रहने की। इसके अलावा ये हिस्टोप्लाज्मोसिस जो ट्रांसमिट होता है जब हम इनहेल करते हैं माइक्रोनिडिया इन फंजाई के अपने लंग्स के अंदर चले जाते हैं इनहेलेशन के थ्रू। फिर पैथोजेनेसिस है इसकी, तो ये ऑर्गेनिज्म एक इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है, सेल के अंदर रहता है। कौन से सेल्स? मैक्रोफेजेस के अंदर। ये ऑर्गेनिज्म स्पोर्स बना देता है, उन स्पोर्स को हमारे मैक्रोफेजेस इनगल्फ कर जाते हैं। ये ऑर्गेनिज्म जो है ये ट्रांसफॉर्म करता है बडिंग के थ्रू, बडिंग ईस्ट के थ्रू। ठीक है, ये बडिंग मैक्रोफेजेस के अंदर ही होगी, और इसके अलावा ये स्प्रेड करता है थ्रू आउट हमारी बॉडी वाइडली, स्पेशली लिवर में जाता है और स्प्लीन में। इसकी मॉर्फोलॉजी इस तरह है कि इसमें हमें अक्यूट पल्मोनरी डिजीज़ मिलती है, और उसमें ऐसा होता है कि ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन होती है केशियस नेक्रोसिस के साथ, जो अभी हम बेसिक से पढ़ के आए हैं। लेजन्स जो हैं उनमें फाइब्रोसिस भी होगी और डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है, ये भी हमने बेसिक में देखा। तो ये जो है इसको ट्री बार्क अपीयरेंस दे देगा। अच्छा, ये ट्री बार्क अपीयरेंस क्या है? जैसे कि दरख्त नहीं होता तो उसका जो बार्क होता है, जो स्टेम होता है दरख्त का, या इसको हम कोइन लेजन भी कह सकते हैं। ये क्यों हमें मिल रही है? क्योंकि इसमें कैल्सिफिकेशन और फाइब्रोसिस हो रही है। जैसे अब ये फिगर देखें तो जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई दरख्त है। ठीक है, जैसे स्टेम है उसको हमने यूँ काट दिया है, तो इस तरह की ये ट्री बार्क अपीयरेंस हमें मिलती है हिस्टोप्लाज्मोसिस में। अब इसकी हिस्टोलॉजिक डिफरेंशिएशन बाकी डिजीज़ से, जैसे कि TB से डिफरेंशिएट करना, वो रिक्वायर करता है कि हम थिन वॉल्ड ईस्ट फॉर्म्स को जो है ना आइडेंटिफाई करें, क्योंकि थिन वॉल्ड होती हैं। तो इनको जो है हम मेथिनामीन सिल्वरेट जो है उसके साथ स्टेन करते हैं। ये हमने सारा देखा मॉर्फोलॉजी में अक्यूट पल्मोनरी डिजीज़। दूसरा है क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़, तो उसमें हमें ग्रे वाइट ग्रेनिलोमाज मिलेंगे, लेकिन एपाइसिस ऑफ द लंग्स में। ठीक है, एपिक्स में होगा। इसके अलावा जो है इसमें रिट्रैक्शन और थिकनिंग हो जाती है प्लूरा की क्रोनिक वाली फॉर्म में, और हाइलर नोड्स की भी थिकनिंग एंड रिट्रैक्शन होगी। कैविटी फॉर्मेशन यहाँ पे लेस फ्रीक्वेंट है एज़ कम्पेयर टू TB। तीसरी फॉर्म है फल्मिनेटेड डायसेमिनेटेड डिजीज़। इसमें हमें जो है वो एपिथेलॉइड सेल ग्रेनुलोमाज नहीं मिलेंगे, एब्सेंट होंगे, और फोकल बस एक्यूमुलेशन मिलेंगी फैगोसाइट्स की, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स की फोकल एक्यूमुलेशन होंगी, जो कि फंगल ईस्ट के साथ फिल्ड होंगी। ये पिक्चर हमें फल्मिनेट डायसेमिनेटेड डिजीज़ में मिलेगी। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कैसी हैं? प्राइमरी पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ऑफन सब क्लिनिकल होता है, इतने हमें सिम्टम्स नहीं मिलते। लेकिन जो क्रोनिक वाली ये सेकेंडरी पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट है
उसमें हमें क्या सिम्टम्स मिलेंगे, उसमें पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ होगी, फीवर और नाइट स्वेट्स, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स और कैविटेशन भी मिलती है। ठीक है, फिर जो तीसरी डायसेमिनेटेड डिजीज़ है वो ज़्यादातर जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होती है। तो फीवर होगा, वेट लॉस, हेपेटोस्प्लिनोमेगैली, लिम्फेडिनोपैथी, ओरल अल्सर्स और स्किन की लीजन्स हमें मिलेंगी। अब ट्रीट हम कैसे करेंगे हिस्टोप्लाज्मोसिस को, आइट्राकोनाजोल देके या फिर एम्फोटेरिसिन और प्लस माइनस स्टेरॉइड्स, अगर सीवियर कंडीशन है तो स्टेरॉइड्स भी एम्फोटेरिसिन के साथ दे सकते हैं। तो ये दो उसकी ट्रीटमेंट है। नंबर 2 क्रोनिक इन्फेक्शंस में हमने पढ़ा कॉक्सीडियोमाइकोसिस। कॉक्सीडियोमाइकोसिस के बारे में हमने पढ़ा कि ये भी ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़ ही है लंग्स की, लेकिन फंगस इसका डिफरेंट है जो कि है कॉक्सीडियोर्स इमिटिस। ठीक है, ये इसका नाम है। ये भी डायमॉर्फिक फंगस है जो कि स्पोर की तरह रहता है सॉइल में, लेकिन टिश्यूज़ में स्फेरियूल फॉर्म होगी। वहाँ पे जो है ईस्ट फॉर्म थी टिश्यूज़ में, यहाँ स्फेरियूल। इसकी भी हैबिटेट सॉइल है। इसकी ट्रांसमिशन जो है इन्हेलेशन जब होती है आर्थ्रोस्पोर्स की लंग्स में, उसके थ्रू होगी। आर्थ्रोस्पोर्स क्या होते हैं, जब जो हाइफी बनाते हैं ना फंजाई, वो जो हाइफी ब्रेकअप होती हैं, टूट के जो बनाती हैं स्पोर्स, उनको हम कहते हैं आर्थ्रोस्पोर्स। हाइफी के टूटने से बनते हैं। अब कॉक्सीडियोमाइकोसिस के फीचर्स हैं कि इसमें हमें फ्लू लाइक सिम्टम्स मिलते हैं। पेशेंट जो है उसको कफ होता है, हेमेप्टाइसिस और वेट लॉस। एरिथमा नोडोजम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये असल में पेनफुल नोड्यूल्स होती हैं जो कि लोअर लेग्स पे बन जाती हैं, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की कि काइंड ऑफ मैक्युलर पेपुलर सी लेजन्स बनती हैं। इसके अलावा फीचर्स ये हैं कि इसमें बोन और मेनिंजल इन्वॉल्वमेंट याद रखना है कॉक्सीडियोमाइकोसिस में होती है। मॉर्फोलॉजी इसकी इस तरह है कि ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन ही मिलेगी उसी तरह जैसा कि हिस्टोप्लाज्मा में था, और केजियस नेक्रोसिस होगी सेम। मैक्रोफेजेस के अंदर ये कॉक्सीडियोमाइसिस इमिटिस जो है ये थिक वॉल्ड होगा। हिस्टोप्लाज्मा वाला थिन वॉल था, ये थिक वॉल्ड होगा। वो बडिंग था, ये नॉन बडिंग स्फेरियूल्स होंगे जो कि फिल्ड हुए होंगे स्मॉल एंडोस्पोर्स के साथ। दैट्स इट। तीसरा क्रोनिक इन्फेक्शन है ब्लास्टोमाइकोसिस। ब्लास्टोमाइकोसिस जो है वो सॉइल इनहेबिटिंग डायमॉर्फिक फंगस ब्लास्टोमाइसिस डर्माटाइटिस की वजह से होता है। ये जो है मेल डोमिनेंट डिजीज़ है। ठीक है, देखें यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हैं जो कि बेसिक में हमने नहीं देखी थी, वहाँ नहीं मेंशन थी। उसके बाद मॉर्फोलॉजी है तो ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन ही मिलेगी सेम केशियस नेक्रोसिस के साथ। टिश्यू में जो है ब्लास्टोमाइसिस डर्माटाइटिस जो है उसकी कौन सी अपीयरेंस होगी, ब्रॉड बेस्ड बडिंग ईस्ट होगा। ये हमने बेसिक में पिक्चर भी देखी थी कि वो बडिंग हो रही है उसमें। इसके अलावा डबल कंट्रोल्ड सेल वॉल होती है इसकी, और इसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये बाकियों में हमें नहीं मिला था। और डबल कंट्रोल्ड मोटी सी सेल वॉल होती है इसकी। क्लिनिकल फीचर इस तरह है कि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, बाकियों में तो सिम्टम्स थे, इसमें ये ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। क्रोनिक नमूनिया पेशेंट को हो सकता है। स्किन लेजन जो है ना कुटेनियस, वो हमें ऐसे लगेगा सिम्युलेट करेंगी कि इस पेशेंट को स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। ये भी हमने बेसिक में पॉइंट देखी थी। एंड इसके अलावा बोन एंड जेनाइटो यूरिनरी इन्वॉल्वमेंट होती है इस इन्फेक्शन में। ठीक है, कॉक्सीडियोर्स की बोन एंड मेनिंजीज, इसकी बोन एंड जेनाइटो यूरिनरी इन्वॉल्वमेंट। दैट्स इट। उसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक है नमूनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट। पल्मोनरी इनफिल्ट्रेट की अपीयरेंस जो है और इन्फेक्शन के जो साइंस हैं जैसे कि फ़ीवर हो जाना, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि उन इंडिविजुअल्स में होती है जिनका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो चुका है डिजीज़ के साथ, या फिर वो इम्यूनो सप्रेसिव कोई ड्रग्स ले रहे हैं, या फिर उनमें कोई थेराप्यूटिक इरेडिएशन हुई है। तो इस तरह के लोगों में हमें पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट और फीवर जो है ना मिलता ही मिलता है, कॉमन है। अ वाइड वेराइटी ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक कुछ पैथोजेंस होते हैं जो कि रेयरली, वैसे तो इन्फेक्शन रेयरली कॉज कराते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल्स में, लेकिन ये इस तरह के लोगों में जो है ना इन्फेक्शंस कॉज करवाएंगे, और इस तरह के केसेस में मोर देन वन एजेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो मोर कॉमन पल्मोनरी पैथोजेंस कौन से हैं वो वाले, बैक्टीरिया में सूडोमोनास ओरिजिनोसा, माइकोबैक्टीरियम और लीजियोनेला न्यूमोफिलिया। इसके अलावा लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस भी। वायरसेस की बात करें तो उनमें एक साइटोमेगैलो वायरस, हर्पीस वायरस, फंजाई में न्यूमोसिस्टिस